नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692619। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और इसमें आगे की श्रृंखला देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि डेटम रेखा क्या है। ये डेटम लाइन जो है ये असल में है क्या। तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे कि ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है, वो वाली है, या फिर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के मध्य का जो डाटा है उसको हम लोग देखते हैं, या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसको डेटम रेखा कहा जाता है, या काल्पनिक रेखा जो कि शून्य देशांतर पर स्थित है उसको डेटम रेखा कहा जाता है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा के तौर पे इसे हम देखते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है टू द सी फ्रॉम वेयर हाइट एंड डेप्थ आर मेजरमेंट के उद्देश्य से ये यूज होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा कितनी है। मृदुजल का मतलब यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है उससे। तो सर्वाधिक मात्रा कहां पर है ये पूछा जा रहा है। असल में नदियों में है, झीलों में है, झरनों में है, या फिर महाद्वीपीय और जो पर्वतीय हिम नदियां हैं, स्थायी हिमनद हैं, उसके अंदर है, या भूमिगत जल में जो फ्रेश वाटर है वो कहां पे सबसे ज्यादा है। तो इसे अगर देखा जाए तो इसमें जो पर्वतीय हिमनद होते हैं यानी ग्लेशियर होते हैं, उनमें फ्रेश वाटर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, लाल सागर एक एग्जाम्पल है वॉल्केनिक वैली का, इरोडेड वैली का, एक्सियल थ्रो का, या फिर यू आकार की जो वैली होती है, यू शेप वैली होती है, उसका। अब इसमें आप बताएं। तो ये अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। ठीक है, अक्षीय द्रोणी का ये एग्जाम्पल है। एक्सियल जो इसका शेप है उसे हम देखते हैं। इसके बाद देखिए, अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है, कोस्ट लाइन पाई ही नहीं जाती। तो ये कौन सा है। सारगैसो सागर है। सारगैसम नाम की वनस्पति से ये घिरा हुआ क्षेत्र है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो भूमध्य सागर से कितने अफ्रीकी देश, कितने यूरोपीय देश और कितने एशियन कंट्रीज मिलती हैं, मतलब सीमा लगती है, वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल अल्जीरिया, चाड, मोरक्को और ट्यूनीशिया दिया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो चाड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अफ्रीकी देश अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया की सीमा लगती है, चाड की नहीं लगती। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सी, या मेडिटेरियन सी, या जापान सी। बताइए। तो इसका दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। ठीक है, गहराई के मामले में इन सभी में सबसे डीपेस्ट ओशियन यही है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय धारा नहीं है। कैनारी, हम्बोल्ट, ओयाशियो, या अगुलहास। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर अगुलहास हो जाएगा, जो कि शीत जलधारा नहीं है बल्कि गर्म जलधारा है। कोई जलधारा ठंडी होगी या गर्म, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आती कहां से है। भूमध्य रेखा की ओर से आती है तो गर्म होगी, अगर ध्रुवों की ओर से आएगी तो ठंडी होगी। ऐसा ही होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा। तो कैनारी, बेंगुला, अगुलहास, या ब्राजील। दक्षिण अटलांटिक की पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो बेंगुला जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, इसे आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर की जलधारा नहीं है, ये आपको बताना है। तो हिंद महासागर की इसमें से बेंगुला नहीं है, बाकी जितनी आप देख रहे हैं वो सभी हिंद महासागर की है। ठीक है, बेंगुला उससे बाहर है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। यहां कहा गया कि कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण बृहत निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो इसमें से अगर आप देखें तो बेंगुला, ब्राजील, कनारी और पश्चिमी जो पवन प्रवाह है वो दिया है। कनारी इससे बाहर हो जाएगा, कनारी को बाहर कर दीजिए, वो योगदान नहीं देती है। ठीक है, कनारी सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट, यहां कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत जलधारा है। तो पेरुवियन करंट यानी जिसे हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है, दोनों नाम एक ही है। और क्यूरोशियो की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील।
क्यूरोशिवो, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है तो वो तो होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम्बोल्ट की जलधारा हो जाएगी। ठीक, हम्बोल्ट की जलधारा, इसके अलावा कनारी की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा, फॉकलैंड वाली जलधारा, ये सब ठंडी होती है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ब्राजीलियन जो जलधारा है वो अटलांटिक मतलब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। हम्बोल्ट वाली जो है वो साउथ पैसिफिक ओशियन की है, माफ कीजिएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की है, यहाँ कहा गया उत्तरी अटलांटिक। और गल्फ स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की है। और अगुलहास वाली जो है वो इंडियन ओशियन से बिलोंग करती है। इसमें से कोई एक इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? हम्बोल्ट वाला है। ये प्रशांत से नहीं बल्कि अटलांटिक से बिलोंग करती है, इसे आप देख रहे हैं। ठीक, माफ कीजिएगा, ये नॉर्थ से नहीं बल्कि साउथ से बिलोंग करती है। यहाँ दिशा गलत दी है, तो हम्बोल्ट वाली जो है उसकी दिशा यहाँ पर गलत हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? कहने का मतलब क्या? यहाँ पे वाटर सेलेनिटी जो ग्रेडियंट होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइनोक्लाइन या फिर केमोक्लाइन, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हेलोक्लाइन हो जाएगा। यहाँ लवणता की बात हो रही है तो हेलोक्लाइन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ कहा जा रहा है कि सागरीय जल जो होता है उसमें लवणता, जो वहाँ की लवणता होती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? तो कौन सा नमक उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? सीधे सीधे आपसे यही पूछा जा रहा है। कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड यानी वही खाने वाला नमक होता है। हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पे पाई जाती है? मृत सागर में पाई जाती है, लाल सागर में, या फिर जो महान साल्ट लेक है, ग्रेट साल्ट लेक है यूएसए की, वहां पे, या तुर्की की वान झील में। तो सबसे ज्यादा लवणता ये पाई कहाँ पे जाती है? वान झील में पाई जाती है, आपने पढ़ा है। इसके बाद देखिए, समुद्र में घनत्व बढ़ता है, अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो क्या होगा? लवणता और गहराई घटने लगेगी। लवणता बढ़ती है लेकिन गहराई में कमी आती है। ठीक, और लवणता और गहराई दोनों बढ़ते हैं या इसमें से लवणता घट जाती है, गहराई बढ़ जाती है? तो समुद्र में घनत्व बढ़ने के साथ साथ लवणता बढ़ती है लेकिन गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती है लेकिन गहराई कम होती है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगले वाले को, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का पहला कारण तो ग्रेविटेशन है, ठीक, सबसे पहला। उसके अलावा अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल जो होते हैं, जो कि पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण और सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन के कारण पैदा होते हैं, तो ये भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो यहाँ जो अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल लग रहा है वो भी जिम्मेदार होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि पृथ्वी का, माफ कीजिएगा, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो इसमें आप देखिए नार्दन है, चैलेंजर है, मैनहट्टन है, रिचॉर्ड्स है। तो इसका हो जाएगा चैलेंजर। चैलेंजर गर्त जो है वो सबसे गहरा है। इसके बाद देखें अगले को, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। यहाँ ओशियन और डीपेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक। तो प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रेंच होगा, तो इसको तो सीधा मिला लीजिए, ए का 3 हो जाएगा। साउथ पैसिफिक ओशियन में इसकी लोकेशन है, और ए का अगर 3 होगा तो इसमें एकमात्र विकल्प है जो कि ए के तीसरे का समर्थन करता है। हमें उत्तर मिल गया, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो कथन दिया है कि संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय जो मार्ग हैं उनके द्वार हैं। ये प्रश्न फिर से रिपीट कर गया है, तो कथन कारण देखकर बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। ये दोनों सही है और व्याख्या भी ठीक है, इसे हमने अभी कुछ समय पहले पिछले वीडियो में हल किया है। इसके बाद अगले को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो आमूर है, लीना है, ओब है और साल्वीन है, ये नदियों के नाम है। तो साल्वीन जो है वो साउथवर्ड मूव करती है, मतलब इसका जो फ्लो है वो साउथवर्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी, हुआंगहो। इसमें से यांगटीसी जो है वो सबसे लंबी है। ठीक, एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे लंबी रिवर कौन सी है? ये यांगटीसी है। इसके बाद वोल्गा रिवर कहां पर गिरती है? तो वोल्गा रिवर जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है, और कैस्पियन सागर में और जो नदियां गिरती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले में कहा गया कि निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है राइन। ठीक, राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से, यानी जो रिफ्ट वैली होती है उससे प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये जाम्बेजी है कि लिम्पोपो है कि नाइजर है कि कांगो है, इसमें से होगा क्या? तो ये लिम्पोपो है जो कि मकर रेखा को, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसको 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन 2 बार काट रही है, विषुवत रेखा को कौन 2 बार काट रही है, ये सब पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मकर रेखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि वह देश जो कि अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, मतलब यहाँ पर जो रेडियल ड्रेनेज है, ड्रेनेज पैटर्न है वो दिखाई देता है, ये कौन सा देश?
ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका या फिर जायरे? तो ये श्रीलंका है, ठीक है। अरी अपुआ का उदाहरण पेश करने वाला श्रीलंका है, सी वाला ऑप्शन परफेक्ट। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ नदी और देश दिया है, जैसे कि नीपर है, इसके अलावा पो है, राइन है और रोन है, ये सब नदियों के नाम है। यहाँ देश के तौर पे यूक्रेन दिया है, नीपर जो है ये यूक्रेन से रिलेटेड है, पो नदी का संबंध इटली से है, राइन का संबंध जर्मनी से है और रोन का संबंध स्पेन से है। गलत क्या है आप बताएं? तो जो रोन और स्पेन दिया हुआ है वही गलत है, ठीक। यहाँ जो रोन और स्पेन वाला ऑप्शन दिया था यही वाला गलत है। इसके बाद नेक्स्ट, हिमानी झील, इटास्का, निम्नलिखित में से नदी, मतलब निम्नलिखित जो नदियां हैं उसमें से किस एक का स्रोत है? बर्फ की झील है तो निश्चित रूप से बर्फ पिघलेगी तो नदी का उद्गम होगा, वही हो रहा है। तो यहाँ पर मिसौरी, मिसिसिपी, रायो ग्रांडे या फिर रेड रिवर, और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। ये मिसिसिपी का एक प्रमुख स्रोत के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो खार्तूम नील, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री और सिडनी सीन। देखिए इसका सिडनी और सीन वाला जो पेयर दिया है ना वो सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। टाउन और रिवर का नाम दिया है, बर्लिन टाइबर, लाहौर हडसन, न्यूयॉर्क रावी और रोम स्प्री। मिलान करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा। तो इसका अगर आप मिलाएंगे तो जो बी वाला मैच है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी बर्लिन को मिला लीजिए स्प्री से, और B3 यानी लाहौर को मिला लीजिए रावी से। न्यूयॉर्क को आप किससे मिलाएंगे? न्यूयॉर्क को मिला लीजिए हडसन से, और रोम को मिला लीजिए टाइबर से, ठीक है, डी को पहले वाले से। ये इसका परफेक्ट मैच होगा। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो बॉन का राइन से संबंध, काहिरा का नील से संबंध, न्यूयॉर्क का हडसन से और वियना का वोल्गा से। आप बताइए। तो इसमें जो वियना और वोल्गा का कॉम्बिनेशन जोड़ दिया है वही गलत है, ये देखकर भी मालूम हो रहा था। इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाले को हम चुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कहा गया कि कौन सा सुमेलित है? तो हैम्बर्ग एल्ब नदी, बेलग्रेड सीन नदी, कीव डॉन नदी और लाहौर सतलज। बताइए। तो सुमेलित इसमें कौन सा है? हैम्बर्ग और एल्ब का जो कनेक्शन है वही एकमात्र इसमें परफेक्ट है, बाकी जितने हैं वो सब बेकार है। पहले वाले को चुना। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पोटोमैक, इंग्लैंड। अब यहां मिलान है नहीं, मिलान आपको करना पड़ेगा। तो पोटोमैक है, नील है, टिग्रिस है और टेम्स है, ये नदियों के नाम है। देशों के नाम के तौर पे इंग्लैंड, यूएसए, इराक और सूडान दिया है, तो इसकी जो मैचिंग है वो सी वाली हो जाएगी। सी के अकॉर्डिंग इसको मिला लेंगे, सी वाला में दिया हुआ है यहाँ देखिए, यानी पोटोमैक का यूएसए हो जाएगा और नील का हो जाएगा सूडान, ठीक, मिला लीजिए। टिग्रीस का क्या हो जाएगा? टिग्रीस का इराक हो जाएगा, ये आमने सामने मैच है, और टेम्स का हो जाएगा इंग्लैंड, इसे हमने मैच किया। नेक्स्ट, यहाँ पर नगर और नदी फिर से मिलानी है, तो खार्तूम, ब्राजावेले, रॉटरडैम और पेरिस दिया है, जायरे, नील, सीन, राइन ये सब दिया हुआ है, और इसका जो सही मैच है वो ऊपर वाला ही है, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। A2, B1, C4, D3 ये इसका सही है। खार्तूम का क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। ब्राजवेले का क्या हो जाएगा? ब्राजवेले का जायरे हो जाएगा। रॉटरडैम का राइन हो जाएगा और पेरिस का सीन हो जाएगा, इसे हमने देखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पंजाकार आकृति बनती है, मतलब पंजाकार डेल्टा कहाँ पाया जाता है वो आपको बताना है। तो ये डेन्यूब नदी है कि मिसिसिपी है? आप बताइए, कंफ्यूज यहाँ लोग हो जाते हैं। मिसिसिपी है। मिसिसिपी का जो पंजाकार डेल्टा है वो काफी फेमस है। डेल्टा का आकार कैसा होता है? पक्षी के पंजे के आकार का, ऐसे चिड़िया के पंजे के आकार का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? तो न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड, मतलब न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है वो, न्यू फाउंडलैंड, या न्यूजीलैंड का जो साउथ आइलैंड है वो, या फिर जावा। इसमें से आकार के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से कौन बड़ा है? तो जो साउथ यहाँ पे आइलैंड है न्यूजीलैंड का वो वाला, इसे आपने देखा, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, और अगले वाले में कहा गया कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कहा गया कि ग्रीनलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट एरिया वाइज आइलैंड इन द वर्ल्ड। अभी आपने पीछे देखा है कि ये सबसे बड़ा है। और नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा सा नगर है। नूक समुद्र तल से ऊंचाई रखता है 3 मीटर की, और ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें जो सही आंसर है वो आपका कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, ये वाला एकमात्र इसमें सही है, बाकी जितने हैं वो सब गलत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बोर्नियो, सेलिबीज, न्यू गिनी और तिमोर। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा बोर्नियो, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्नियो। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? चागोस, मालदीव, मॉरिशस या सेशेल्स। यहाँ पे सेशेल्स ही है असल में, यहाँ सेकेलीज लिखा हुआ है, आप बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मॉरिशस हो जाएगा, यहाँ पर मॉरिशस हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि
इसके अगले प्रश्न को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशियन बिलोंग टू मेलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। मेलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड में कौन सा इसमें से प्रशांत महासागरीय द्वीप जो है वो शामिल है? सोलोमन, गिलबर्ट, सोसाइटी या फिर मार्शल। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोलोमन हो जाएगा। सोलोमन यानी इसका जो पहला वाला है उसको चुनिएगा और आगे चलते। अगले वाले में आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में है, नामीबिया जो है उसकी लोकेशन अफ्रीका में है, निकारागुआ की जो लोकेशन है वो सेंट्रल अमेरिका में है और यमन जो है वो एशिया में है, ऐसा कहा गया। आप बताइए सही कौन सा नहीं है? तो फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में कहां से आ जाएगा? फॉकलैंड कहां और हिंद महासागर कहां, ये देखकर भी लग रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है। होन्शु ये आकार के लिहाज से जापान में सबसे बड़ा है। वैसे जापान फुटकर बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? चीन ने बहुत सारी जगहों को हथिया लिया है, तो मकाओ द्वीप जो है ये चीन में स्थानांतरित कब हुआ था? 1990, 92 ऐसे करके दिया है। फिलहाल ये 1999 यानी डी वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर चीन के लिए स्थानांतरित होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में है? तो लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, इसके अलावा लेक सुपीरियर और लेक इरी, ये सब झीलों के नाम है। और इसमें से आप बताइए, तो मिशिगन हो जाएगा। मिशिगन जो है ये पूरी तरह से यूएसए में है, पूरी तरह से यूएसए में, इसमें पहला वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो अभी आपने इसे हल किया है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, मिशिगन ही होगा इसका। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम इनका कौन सा होगा? तो अवरोही क्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले जो बड़ा क्षेत्रफल वाला है उसको रखेंगे। अब इसमें देखिए, ग्रेट बियर है, बैकाल लेक है, विक्टोरिया लेक है और सुपीरियल है। सबसे बड़ी कौन सी है उसको पहले रखिएगा, तो इसमें सुपीरियल सबसे बड़ी हो जाएगी, उसके बाद फिर विक्टोरिया आएगी, उसके बाद फिर बैकाल आएगी और उसके बाद तब ग्रेट बियर आएगी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, इसे हमने देखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरी झील है? तो बैकाल झील, ह्यूरॉन, इसके अलावा विक्टोरिया और विनिपेग दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम द लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड इज। ये अराल सी है, कैस्पियन सी है, बैकाल लेक है या मिशिगन है? इसमें से कौन सा होगा बताइए? विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल और आयतन दोनों के लिहाज से, तो ये कैस्पियन सागर है। यहां पर एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज दोनों देखना था, तो ये कैस्पियन सागर लेक है जो कि विश्व में सबसे बड़े आकार प्रकार की। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका यानी गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है? यहां आपको जगह का नाम बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड इसका राइट आंसर होगा, ए वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक। 1000 झीलों का शहर या देश किसको कहा जाता है? तो ये इसमें से फिनलैंड ही होगा, वही फिर घुमाकर दूसरे ढंग से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो बॉइलिंग लेक है डोमिनिका, फाइव फ्लावर लेक जो है ये मंगोलिया में है, रेड लैगून जो है ये बोलिविया में है और ग्रेट स्लेप जो है ये कनाडा में है। अब इसमें से आपको चुनना है, तो 5 फ्लावर लेक जो है ये मंगोलिया में है। ठीक, यही वाला इसमें से सुमेलित नहीं है, बाकी जितना है वो सही है, ये वाला गलत दिया है। अगले वाले को देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा वेनेजुला में अवस्थित है? विक्टोरिया प्रपात, एंजिल प्रपात, एल्फ्रेड क्रीक प्रपात और टुगेला प्रपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एंजिल प्रपात हो जाएगा। ठीक, एंजिल प्रपात। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है वो सुपीरियल, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका और दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका। सुमेलित जो नहीं है वो आपको देखना था, तो टुगेला वाला जो इसमें ऑप्शन दिया है, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी जितने हैं वो हैं। इसके बाद देखिए, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसकी बात हो रही है। यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कौन करता है? ये बास्पोरस है, जिब्राल्टर है या डोवर है या फिर बेरिंग है? तो इसमें से अगर आप देखें तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो असल में अफ्रीका और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उन दोनों को अलग करने का काम करती है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि हार्मूज की जल संधि पाई जाती है, किसके बीच में पाई जाती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये काला सागर और मृत सागर यानी ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में पाई जाती है, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में पाई जाती है, अरेबियन सी और रेड सी के बीच में पाई जाती है, या रेड सी और जो मेडिटेरियन सी है उसके बीच में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, यहां आप देख सकते हैं इसे अच्छे से, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में पाई जाती है, मतलब पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में हार्मूज की जल संधि पाई जाती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किसी एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो वो कौन सा है? ये डेविस स्ट्रेट है, डेनमार्क स्ट्रेट है, डोवर स्ट्रेट है या जिब्राल्टर है? यहाँ पर उसकी लोकेशन आपको बतानी। तो ये डोवर स्ट्रेट है। ठीक, डोवर स्ट्रेट यानी सी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? फिर वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर रहा है। तो आपने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को ये जोड़ती है। जब क्षेत्र का नाम आपको पता लग गया तो आराम से आप इसमें पकड़ सकते हैं। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को ये कनेक्ट करने का काम करती है। फिर कहा गया कि पर्सियन गल्फ डज नॉट यहां देख लीजिएगा, पर्सियन गल्फ डज नॉट फ्रॉम द बॉर्डर विथ, मतलब ये किसके साथ बॉर्डर नहीं बनाती है या सीमा नहीं बनाती है? फारस की खाड़ी को आप देखें तो ये बहरीन के साथ सीमा नहीं बनाती है, इराक के साथ नहीं बनाती है, कुवैत के साथ नहीं बनाती है या फिर ओमान के साथ नहीं बनाती है। अब इसमें जो देशों के नाम दे रखे हैं, ओमान के साथ ये सीमा नहीं बनाती है। ठीक, बाकी जितने हैं उनके साथ बनाती है, तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो गल्फ ऑफ बोथेनिया ये फ्रांस में है, बैफीन की जो खाड़ी है यानी बैफीन बे ये अर्जेंटीना में है, और कारपेंटेरिया की जो खाड़ी है ये कनाडा में है, और टोनकिन की जो खाड़ी है ये वियतनाम में है। तो इसमें से कोई एक सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। और सही आपका टोनकिन की जो खाड़ी है उसके बारे में दिया है, वियतनाम इसकी लोकेशन परफेक्ट है, बाकी जितने हैं वो गड़बड़ है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद कहा गया कि स्वेज नहर बनाने से भारत के पश्चिमी देशों की दूरी कम हो गई है। ठीक, भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है, और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो रीजन यहां बता दिया गया है। अब बताइए कि कथन और कारण ठीक है या नहीं। तो यहाँ सही है, व्याख्या भी ठीक है, क्योंकि पहले घूमकर एक लंबा चक्कर अफ्रीका का पूरा एक चक्कर लगाकर तब भारत के दक्षिणी तट पर लोग लैंड करते थे यूरोप से। लेकिन जब ये स्वेज नहर बन गई तो बीच से दूरी घट गई, बीच से एक आपको बाईपास मिल गया, वहीं से आप जो स्वेज नहर है उसके रास्ते भूमध्य सागर से लाल सागर में एंटर करेंगे, वहां से फिर हिंद महासागर होते हुए, अरब सागर होते हुए भारत उतर आएंगे। ऐसे हो सकता है, तो इसका ए वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच में सामुद्रिक दूरी कितनी कम हो गई? अब यहाँ पे वो जो लंबाई है वो बताना पड़ेगा। तो लंबाई की अगर बात की जाए तो करीब 7000 किलोमीटर कम हो गया। समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। तो यहाँ बहुत कम समय लगने लगा पहले की तुलना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? पोतवाहक का मतलब समझ रहे हैं, नेविगेशन कैनाल है, जहां पे नेविगेट किया जा सकता है। तो ये कील कैनाल है, पनामा कैनाल है, सू कैनाल है या फिर स्वेज है? बताइए। तो इसमें से स्वेज कैनाल हो जाएगा। ठीक है, स्वेज कैनाल जो है वो इसमें सबसे बड़ी नौका गम्य के तौर पे देखी जाती है। अभी जहाज फंस गया था तो वो चर्चा में था। इसके बाद देखिए, सू नहर किसको जोड़ती है बताना है। तुरान और ओंटेरियो को जोड़ती है, बंगाल और त्रिपुरा को जोड़ती है, सुपीरियल और मिशिगन को जोड़ती है, सुपीरियल और ह्यूरॉन को जोड़ती है। तो सुपीरियल और ह्यूरॉन को जोड़ती है। ठीक है, सू नहर जो है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो इसमें आप देख लीजिए, लुडविंग जो नहर है, लुडविंग्स नहर जो है ये असल में दक्षिणी जर्मनी वाला जो क्षेत्र है वहां पे इनर वाटरवे के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो कोलोराडो, दामोदर, नील और जाम्बेजी इस प्रकार से नदियों के नाम दिए हैं। इन पर बनने वाले डैम्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे आसवान बांध है, करीबा बांध है, पंचेट हिल बांध है और हुअर है। मिलान करके आपको देखना है। तो करीबा बांध किस पर बना हुआ है? ये दामोदर पर बना है। फिलहाल इसका जो मैच है ना वो डी वाला हो जाएगा, डी के अकॉर्डिंग इसको मिलाना था। ए का चौथा हो जाएगा, कोलोराडो को आप हुबर से मिला लीजिए और दामोदर को मिला लीजिए पंचेट से। ठीक, इसके बाद नील को आप किससे मिलाएंगे? आसवान से मिलाएंगे, तो इसका सी का पहला हो जाएगा, और जाम्बेजी को मिला लीजिए करीबा से। इतना आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ बांध और नदियां फिर से दिया है, तो पूछा है कि कौन सा गलत है। तो ग्रैंड कुली जो है ये कोलंबिया, मतलब ग्रैंड कुली एक डैम का नाम है जो कि कोलंबिया रिवर पर बना हुआ है। हुवर जो है वो टेनेसी पर बना है, नुरेक जो है वो बक्श नदी पर बना है, और कोबोरा बास जो है ये जाम्बेजी पर बना है। तो आप बताएं कि इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? हुवर वाला जो टेनेसी लिखा हुआ है ना वही नॉट करेक्टली मैच है, यही इसमें एकमात्र गलत है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का परसेंटेज किसका है? नाइट्रोजन का है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, कौन सी एक वायुमंडल में सबसे स्थिर गैस है, सबसे परमानेंट के तौर पे देखी जाती है? तो नाइट्रोजन ही है। स्थिर के मामले में भी वही है। वायुमंडल की चार परतें हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में हाइट के क्रम में अरेंज करना है। ठीक, सबसे नीचे वाला सबसे पहले, उसके बाद सबसे ऊपर वाला सबसे बाद में। तो यहाँ आप देखें, अब इसमें जो अरेंजमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं आइनोस्फीयर दिया है, मीजोस्फीयर दिया है, स्ट्रेटोस्फीयर दिया है और ट्रोपोस्फीयर दिया है।
फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर मैचिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो सी वाला हो जाएगा। सी वाले को ध्यान से देखिएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इसको उलट दीजिए ना। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होता है, उसके बाद तब मध्य मंडल यानी मीजोस्फियर होता है, फिर आयन, जो आयन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, मतलब आयन मंडल होता है, फिर उसके बाद बहिर्मंडल होता है, ये सब चीजें होती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, इसमें कहा गया कि ओजोन परत कहाँ पे है, तो ये क्षोभ मंडल में है, क्षोभ मंडलीय सीमा पर है, समताप मंडल में है या फिर प्रकाश मंडल में है। तो ओजोन परत को अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फियर में, लेकिन इसका कुछ पार्ट ये ट्रोपोस्फियर की जो अपर लिमिट होती है वहां भी पाया जाता है। हालांकि इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं उपलब्ध था, तो हमें सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटोस्फियर को चुन लेना था। इसके बाद अगले वाले को देखिए, रेडियो तरंगों के विक्षेप के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? जो रेडियो वेव्स होती है उनके डिफ्लेक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या फिर आयनोस्फियर? और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, आयनोस्फियर। ठीक है, आयनोस्फियर, इसके लिए आयन्स होते हैं ना चूंकि उसमें, तो वो यहाँ पर डिफ्लेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट कहा गया, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए यानी जो नॉर्दर्न लाइट या आप कह लीजिए अरोरा बोरियालिस उसको कहा जाता है, दो तरह की होती है, ध्रुव ज्योति जिसे कहते हैं, तो उसके लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार होती है? तो ये क्षोभ मंडल जिम्मेदार होता है, तापमंडल या आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो वहां पर सूर्य के प्रकाश का जो अद्भुत रूप हमें दिखाई देता है वो किस वजह से दिखता है? आयन मंडल की वजह से दिखता है, क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। आयन्स का मतलब क्या? एनायन मतलब उसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, कैटायन और एनायन आप पढ़ते हैं, तो प्लस और माइनस के जो पार्टिकल हैं वो पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये आवेशित हैं, और आवेश है तो वहां पर जो अद्भुत नजारा है वो इसी वजह से दिखाई देता है, तो इसे हम देखते हैं आयनोस्फीयर की वजह से। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित करता है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाई ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर या एक्सोस्फियर। इसका आयनोस्फियर हो जाएगा। यहाँ पर रेडियो संचार की बात हो या अरोरा जो लाइट, नॉर्दर्न लाइट या ध्रुव ज्योति होती है उसकी बात हो, तो इन सब मामलों में आप किसे चुनेंगे? इस मामले में आप आयन मंडल या जो आयनोस्फियर है उसी को चुनेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के स्तरों और उसके अभिलक्षणों का सही सुमेलन है? तो इसमें आप देख लीजिए, क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटना, समताप मंडल ओजोन परत, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें और मध्य मंडल ध्रुव ज्योति। इसमें सही सुमेलित कौन सा है? चौथा वाला तो नहीं होगा किसी कीमत पर, क्योंकि आयन मंडल से संबंध होता है जो अरोरा लाइट होती है उसका, तो यहाँ पे मध्य मंडल से वो संबंधित नहीं है। चौथे को आप बाहर कर दीजिए तो दो विकल्प एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इसके बाद इसमें तय करना है कि सी होगा या डी होगा, तो पहले पर फैसला कर लेते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होती है, ये सही बात है, और इसमें हमें सही ही देखना है। ठीक, तो इसका सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। ठीक, और कथन दिया है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। मतलब द कन्वर्जन फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक्स प्लेस एट द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से इसका संबंध होता है। तो आप बताएं कि कथन और कारण में से सही कौन सा है? सही आपका ए वाला है, कथन कारण दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर कहा गया कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। कहने का मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज हाईली वेरिएबल इन लोअर एटमॉस्फेयर। और अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अधिकतम तापमान की आप जानते हैं विषुवत रेखा के पास सनलाइट की क्या कंडीशन होती है। और शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवामृत जो पाए जाते हैं, मतलब पोलर सर्किल की बात हो रही है, और ध्रुवों के बीच में, मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि शीत कटिबंध जो होता है वो जो ध्रुवीय वृत्त होते हैं और ध्रुव होते हैं उनके बीच में अवस्थित होते हैं। और जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली हवाएं हैं जो कि धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। सही कौन सा नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा, बी वाला इसमें हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है।